स्नेहा नहाने गई हुई है। रोहित के कदम खुद ब खुद बाथरूम की तरफ बढ़ने लगे। दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें भारी हो रही थीं। फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाया। वो धीरे से बाथरूम के पास पहुंचा और चुपके से अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। और तभी स्नेहा बाथरूम से बाहर आती है, शरीर पर बस एक तौलिया लपेटे हुए। वो एक पल के लिए ठहरती है और सामने खड़े निखिल को देख लेती है। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट आ जाती है, जैसे वो सब कुछ समझ चुकी हो। लेकिन रोहित उसे देखते ही एक उसके होंठों पर धीरे धीरे एक अस्वाभाविक मुस्कान उभर आई। स्नेहा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रोहित? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसी तरह खड़ा उसे देखता रहा। उस पल पहली बार स्नेहा को महसूस हुआ कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां लोग आज भी रिश्तों को पैसों से ज्यादा महत्व देते थे। उसी गांव में महेश शर्मा का परिवार रहता था। गांव के सबसे सम्मानित परिवारों में उनका नाम लिया जाता था। मेन रोड पर उनकी कई दुकानें थीं, सेब के बगीचे थे, किराए पर लगी हुई दुकानें थीं और सबसे बड़ी बात, लोग उनकी इज्जत करते थे। परिवार में महेश शर्मा, उनकी पत्नी कमला और उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा करण और छोटा बेटा रोहित। दोनों भाइयों में सिर्फ 1.5 साल का अंतर था, लेकिन प्यार ऐसा था कि गांव वाले मिसाल दिया करते थे। दोनों साथ दुकान संभालते, साथ खाना खाते, साथ घूमते और एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे। समय बीतता गया। फिर एक दिन महेश जी ने करण की शादी की बात छेड़ दी। बेटा, अब उम्र हो गई है, हमें तेरे लिए लड़की देखनी चाहिए। करण मुस्कुराया। जैसा आप लोगों को ठीक लगे पापा। बस फिर क्या था, रिश्ते आने शुरू हो गए, एक से बढ़कर एक। कई अमीर परिवार, कई बड़े घराने। लेकिन जिस पहले रिश्ते को देखने वो लोग गए, वहीं सब कुछ तय हो गया। स्नेहा साधारण परिवार की लड़की, न ज्यादा पैसा, न कोई बड़ी जायदाद। लेकिन जब स्नेहा कमरे में चाय लेकर आई तो कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा जैसे शांत हो गया। उसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत थी, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर कोई भी दोबारा देखने पर मजबूर हो जाए। करण उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसी पल एक और इंसान उसे देख रहा था, रोहित। और शायद वो उस पल अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाला था। स्नेहा जब चाय रखकर वापस जाने लगी तो एक पल के लिए उसकी नजर रोहित से मिली, बस एक पल। लेकिन उसी पल रोहित के अंदर कुछ बदल गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पहली बार किसी लड़की को देखकर इतना बेचैन हुआ था। पूरी बातचीत के दौरान उसकी नजरें बार बार स्नेहा पर ही जा रही थीं। और जब घर लौटे से तो रास्ते भर वो खिड़की से बाहर देखता रहा, एक शब्द नहीं बोला। उसी रात को खाने के बाद महेश जी ने सबको बुलाया। तो फिर रिश्ता पक्का समझे? करण मुस्कुराया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है पापा। कमला भी खुश थी। लेकिन तभी महेश ने रोहित की तरफ देखा। और तू क्या कहता है रोहित? रोहित एक पल के लिए चौंका, जैसे किसी गहरी सोच से बाहर आया हो। हाँ, लड़की अच्छी है। बस इतना कहकर वो उठ गया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार उसे वही चेहरा दिखाई देता रहा, स्नेहा का चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें। और सबसे खतरनाक बात, वो खुद को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब गलत है। वो भैया की होने वाली पत्नी है, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये गलत है। लेकिन जितना वो खुद को रोकने की कोशिश करता, उतना ही उसका दिमाग उसी तरफ भागने लगता। कुछ महीने बाद धूमधाम से शादी हुई। पूरा गांव शामिल हुआ। बैंड बाजा, रोशनी, नाच गाना, हर तरफ खुशियां थीं। और आखिरकार स्नेहा इस घर की बहू बनकर आ गई। शुरुआत के कुछ महीने सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा। स्नेहा घर को बहुत अच्छे से संभालने लगी। कमला उसे बेटी की तरह प्यार करने लगी। महेश उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। और करण, वो तो जैसे अपनी पत्नी पर जान छिड़कता था। लेकिन एक इंसान था जो हर दिन अंदर ही अंदर टूट रहा था, रोहित। वो जितना स्नेहा से दूर रहने की कोशिश करता, उतना ही उसका मन उसकी तरफ खींचता चला जाता। और फिर एक रात उसने ऐसी बात सुन ली जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी।
गांव की दुकान पर बैठे कुछ लोग एक बूढ़े तांत्रिक की चर्चा कर रहे थे। कहते हैं वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है, जिसका मन चाहो उसकी सोच बदल सकता है। रोहित वहीं खड़ा सब सुन रहा था और पहली बार उसके मन में एक ऐसा विचार आया जो आगे चलकर पूरे परिवार की बर्बादी का कारण बनने वाला था। उस रात सोने से पहले उसने धीरे से खुद से कहा, अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो शायद उसे मेरा बनाया जा सकता है। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने प्यार को जुनून और जुनून को विनाश में बदल दिया। उस रात के बाद रोहित बदलने लगा। बाहर से सब कुछ पहले जैसा था। वो दुकान भी जाता था, लोगों से हंसकर बात भी करता था, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। दिन भर चाहे वो कितना भी खुद को काम में व्यस्त रखे, रात होते ही उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूमता। वो खुद को बार बार समझाता, ये गलत है, वो भाभी है मेरी, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जुनून इंसान को सोचने नहीं देता और धीरे धीरे रोहित का जुनून उसके विवेक पर भारी पड़ने लगा। एक हफ्ते बाद दोपहर का समय था। रोहित दुकान से जल्दी निकल गया, किसी को कुछ बताए बिना। वो गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर एक पुराने जंगल की तरफ जा रहा था, क्योंकि वहीं रहता था वो बूढ़ा तांत्रिक जिसकी चर्चा उसने कुछ दिन पहले सुनी थी। तांत्रिक का डेरा चारों तरफ सूखे पेड़, टूटी हुई झोपड़ी और बाहर लटकती हुई नींबू मिर्च। रोहित का दिल तेजी से धड़क रहा था, फिर भी वो अंदर चला गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, लाल आंखें और सामने जलता हुआ हवन। उसने बिना ऊपर देखे कहा, किसे पाना चाहता है? रोहित एकदम सन्न रह गया। उसने तो अभी कुछ कहा भी नहीं था। आपको कैसे पता? बूढ़ा हंस पड़ा। जिस आग में तू जल रहा है उसकी गर्मी यहां तक आ रही है। कुछ देर चुप्पी रही, फिर रोहित ने सारी बात बता दी। स्नेहा के बारे में, अपने मन की बेचैनी के बारे में और उसे पाने की चाहत के बारे में। तांत्रिक ध्यान से सुनता रहा, फिर धीरे से बोला, जिस रास्ते पर तू चलना चाहता है वहां से लौटना आसान नहीं होता। वशीकरण प्यार नहीं देता, बस अधिकार देता है। लेकिन रोहित उस समय सुनने की हालत में नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, स्नेहा। पहली शर्त तांत्रिक ने एक कपड़ा निकालकर उसके सामने रखा, फिर बोला, मुझे उस औरत की 3 चीजें चाहिए, उसकी तस्वीर, उसके बाल और ऐसी चीज जो उसने अपने शरीर पर पहनी हो, तब जाकर पहली साधना होगी। रोहित ने बिना सोचे हां कर दी। अगले कुछ दिन अब रोहित हर वक्त मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन जब स्नेहा अपने बाल संवार रही थी, उसके कुछ बाल कंघी में फंस गए। स्नेहा ने उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन उसके जाने के बाद रोहित चुपके से वहां गया और वो बाल उठा लाया। कुछ दिन बाद परिवार की एक फोटो खींची। उस फोटो में स्नेहा भी थी। रोहित ने फोटो की कॉपी निकलवा ली। तीसरी चीज, सबसे मुश्किल काम, स्नेहा की पहनी हुई कोई चीज। एक रात जब सब सो चुके थे, स्नेहा ने धुले हुए कपड़े कमरे में रखे थे। रोहित धीरे से वहां गया और उसके दुपट्टे का एक छोटा सा कोना काट लाया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब वो वापस नहीं लौटना चाहता था। अमावस्या की रात रोहित फिर तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने सारी चीजें देखी, फिर मुस्कुराया। अब खेल शुरू होगा। उसने स्नेहा की तस्वीर सामने रखी, बाल रखे, दुपट्टे का टुकड़ा रखा और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। धीरे धीरे हवा भारी होने लगी। हवन की आग अचानक तेज हो गई। फिर तांत्रिक ने रोहित की तरफ देखा। अब से हर रात 12 बजे उसका नाम लेकर ये मंत्र जपना, लेकिन याद रखना, जिस दिन वो तेरी तरफ खिंचना शुरू करेगी उसी दिन तेरी परीक्षा भी शुरू होगी। रोहित ने सिर हिला दिया। उसे सिर्फ परिणाम चाहिए हुए था, कीमत नहीं। उसी रात घर में स्नेहा अपने कमरे में सो रही थी। कर्ण उसके पास था, सब कुछ सामान्य था। लेकिन अचानक स्नेहा की आंख खुल गई। उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो।
बहुत दूर से, बहुत धीमी आवाज में। स्नेहा, स्नेहा। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी अजीब बेचैनी उसके अंदर उतर चुकी थी। और उसी समय अपने कमरे में बैठा रोहित तस्वीर को सामने रखे वही मंत्र दोहरा रहा था, बार बार, और हर मंत्र के साथ उसकी आंखों में जुनून बढ़ता जा रहा था। उसे नहीं पता था कि उसने सिर्फ एक साधना शुरू नहीं की, बल्कि अपने ही परिवार की बर्बादी का पहला दरवाजा खोल दिया था। अमावस्या की उस रात के बाद शुरुआत में तो किसी को कुछ भी अजीब नहीं लगा। घर पहले जैसा ही चल रहा था। करण दुकान जाता, महेश जी हिसाब देखते, कमला घर संभालती और स्नेहा वो भी पहले की तरह घर के कामों में लगी रहती। लेकिन बदलाव शुरू हो चुका था और सबसे पहले उस बदलाव को महसूस किया स्नेहा ने। पहली रात, उस रात स्नेहा को एक अजीब सपना आया। वो खुद को किसी सुनसान जगह पर खड़ी देख रही थी। चारों तरफ धुंध, अजीब सी खामोशी और दूर कोई उसे लगातार देख रहा था। वो चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब वो करीब आया तो स्नेहा की आंखें फटी रह गईं। वो रोहित था। रोहित? लेकिन अगले ही पल सपना टूट गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसने करवट बदलकर सोने की कोशिश की, लेकिन अब नींद नहीं आई। अगले कुछ दिन धीरे धीरे अजीब बातें होने लगीं। कभी रसोई में काम करते करते उसे अचानक रोहित का ख्याल आ जाता। कभी बिना वजह उसकी आवाज कानों में गूंजने लगती। कभी उसे लगता जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। और सबसे अजीब बात, वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दोपहर स्नेहा आंगन में कपड़े सुखा रही थी, तभी रोहित वहां आया। सामान्य दिनों में वो बस काम की बात करता और चला जाता, लेकिन आज स्नेहा का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसे खुद समझ नहीं आया क्यों। भाभी, कुछ मदद कर दूं? स्नेहा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर जैसे होश में आई। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। रोहित चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी स्नेहा की नजरें उसी दिशा में लगी रहीं और यही बात उसे सबसे ज्यादा डरा रही थी। उसी रात करण और स्नेहा अपने कमरे में थे। करण ने मुस्कुराकर कहा, आजकल तुम बहुत खोई खोई सी रहती हो, सब ठीक तो है? स्नेहा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, पता नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मेरा मन मेरे बस में नहीं है। करण हल्का सा हंस पड़ा। तुम बहुत सोच रही हो बस। लेकिन स्नेहा जानती थी ये सिर्फ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। कुछ तो था, कुछ ऐसा जो धीरे धीरे उसके अंदर जगह बना रहा था। दूसरी तरफ उसी समय एक अपने कमरे में बैठा रोहित तस्वीर को सामने रखे मंत्र पढ़ रहा था। रोज बिना एक भी दिन छोड़े उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे थे। वो पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन उसका जुनून बढ़ता जा रहा था। अगली सुबह रोहित नहाने के लिए बाथरूम की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी पता चला कि स्नेहा नहाने गई हुई है। रोहित के कदम खुद ब खुद बाथरूम की तरफ बढ़ने लगे। दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें भारी हो रही थीं। फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाया। वो धीरे से बाथरूम के पास पहुंचा और चुपके से अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। और तभी स्नेहा बाथरूम से बाहर आती है, शरीर पर बस एक तौलिया लपेटे हुए। वो एक पल के लिए ठहरती है और सामने खड़े निखिल को देख लेती है। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट आ जाती है, जैसे वो सब कुछ समझ चुकी हो। लेकिन रोहित उसे देखते ही एक उसके होंठों पर धीरे धीरे एक अस्वाभाविक मुस्कान उभर आई। स्नेहा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रोहित? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसी तरह खड़ा उसे देखता रहा। उस पल पहली बार स्नेहा को महसूस हुआ कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ होने लगा। एक दिन कमला ने अचानक एक बात नोटिस की। स्नेहा बेटा, आजकल तू ठीक से खाती क्यों नहीं? स्नेहा मुस्कुराने की कोशिश करती है। कुछ नहीं मम्मी जी। लेकिन सच ये था कि उसे भूख कम लगने लगी थी, नींद कम आने लगी थी और सबसे खतरनाक बात, उसे अब बार बार रोहित के सपने आने लगे थे। वो रात, आधी रात,
स्नेहा अचानक बिस्तर से उठ बैठी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो पूरी तरह होश में नहीं थी, मानो कोई उसे चला रहा हो। धीरे धीरे वो कमरे से बाहर निकली, सीढ़ियां उतरी और सीधा रोहित के कमरे के सामने जाकर रुक गई। उसका हाथ दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन तभी अचानक उसकी आंख खुल गई और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ खड़ी है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, मैं यहाँ कैसे आ गई? उसकी सांसें तेज हो गईं। वो तुरंत अपने कमरे में वापस भाग गई। पूरी रात रोती रही, क्योंकि अब उसे खुद से डर लगने लगा था। और उधर अपने कमरे में बैठा रोहित खिड़की से बाहर अंधेरे को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था वशीकरण काम कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस खेल को वो जीत समझ रहा है, वही खेल बहुत जल्द उसके हाथों से निकलने वाला था, क्योंकि अगले ही हफ्ते घर में ऐसी घटना होने वाली थी जिसके बाद पहली बार महेश और कमला को भी शक होने लगता। और फिर एक ऐसा राज सामने आता जो पूरे परिवार की नींद उड़ा देता। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन स्नेहा की हालत अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो कोशिश करती खुद को सामान्य रखने की, लेकिन हर दिन उसके लिए और मुश्किल होता जा रहा था। कभी अचानक उसका मन बेचैन हो जाता, कभी बिना वजह रोने लगता, और कभी उसे खुद समझ नहीं आता कि आखिर उसके अंदर चल क्या रहा है। करण भी बदलता हुआ सब देख रहा था। पहले जहां स्नेहा हर बात उससे साझा करती थी, अब वो अक्सर खोई खोई रहने लगी थी। कई बार तो करण कुछ पूछता और स्नेहा सुनती ही नहीं, जैसे कहीं और खो गई हो। एक रात करण ने आखिर पूछ ही लिया, स्नेहा, सच सच बताओ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? स्नेहा चौंक गई। नहीं तो। फिर पिछले कुछ महीनों से तुम इतनी बदली बदली क्यों हो? पहले जैसी क्यों नहीं रही? स्नेहा की आंखें भर आईं, क्योंकि वो खुद भी जवाब नहीं जानती थी। मुझे नहीं पता करण, मुझे सच में नहीं पता। उसी रात करीब 1 बजे महेश जी की अचानक आंख खुल गई। पानी पीने के लिए वो कमरे से बाहर निकले। तभी उन्होंने आंगन में किसी को खड़ा देखा। पहले उन्हें लगा कोई चोर होगा, लेकिन जब वो थोड़ा करीब पहुंचे तो उनके कदम वहीं रुक गए। वो रोहित था, आधी रात, नंगे पैर और बिल्कुल चुपचाप खड़ा, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। रोहित, तू यहाँ क्या कर रहा है? रोहित जैसे अचानक किसी गहरी सोच से बाहर आया। जी पापा, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। महेश ने गौर किया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ था, और सबसे अजीब बात, उसके हाथ में लाल रंग का धागा बंधा हुआ था। ऐसा धागा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अगले दिन दुकान पर भी रोहित पहले जैसा नहीं था। वो बार बार कहीं खो जाता। ग्राहक बात करते तो जवाब देर से देता, और कई बार तो सीधा घूरता रह जाता। करण ने भी नोटिस किया। सब ठीक है ना? आजकल बहुत बदला बदला लग रहा है। रोहित मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान बनावटी थी। बस थोड़ा थक गया हूँ भैया। उसी शाम कमला कपड़े समेट रही थी। तभी उन्हें रोहित के कमरे में कुछ ढूंढते हुए एक छोटा लकड़ी का बक्सा मिला। शुरू में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बक्सा खुला हुआ था और अंदर जो रखा था उसे देखकर उनका दिल धड़क उठा। एक तस्वीर, स्नेहा की तस्वीर, उसके साथ कुछ बाल, लाल धागे और राख जैसी कोई चीज। कमला कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उन्हें यह सब सामान्य नहीं लगा। उन्होंने तुरंत बक्सा बंद कर दिया। उसी रात महेश और कमला अपने कमरे में बैठे थे। कमला ने सारी बात बता दी। अरे, शायद किसी पंडित ने कुछ दिया होगा। महेश पहले तो हंस पड़े, लेकिन फिर उन्हें आधी रात वाला दृश्य याद आया। आंगन में खड़ा रोहित, लाल धागा, लाल आंखें, और अब स्नेहा की तस्वीर। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। दूसरी तरफ उसी समय स्नेहा अपने कमरे में बैठी थी। उसका सिर बहुत भारी लग रहा था। अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी, बहुत धीमी, बहुत दूर से। वो घबराकर खड़ी हो गई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और साफ। मेरे पास आओ, मेरे पास। स्नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, मेरे साथ क्या हो रहा है? अगले दिन महेश जी ने फैसला कर लिया, अब उन्हें सच्चाई जाननी ही होगी। उस रात उन्होंने चुपचाप रोहित का पीछा करने का निश्चय किया, क्योंकि अब उन्हें यकीन होने लगा था
कि उनके बेटे से कोई बहुत बड़ी गलती हो रही है और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली रात जो वो देखने वाले हैं वो उनके पूरे परिवार की नींव हिला देगा। उस रात महेश जी सोए नहीं, वो इंतजार करते रहे। उन्हें यकीन था आज कुछ ना कुछ जरूर सामने आएगा। रात के लगभग 12:15 हुए और फिर वही हुआ जिसका उन्हें इंतजार था। रोहित धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकला। उसने चारों तरफ देखा, जैसे यह सुनिश्चित कर रहा हो कहीं कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ दूरी पर महेश जी उसका पीछा कर रहे हैं। गांव के बाहर रोहित सीधा उस पुराने जंगल की तरफ जा रहा था। रास्ता सुनसान था, आधी रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन रोहित के कदम बिल्कुल नहीं रुक रहे थे। करीब 20 मिनट चलने के बाद वो एक पुरानी झोपड़ी के सामने पहुंचा। महेश जी दूर एक पेड़ के पीछे छिप गए। झोपड़ी के अंदर से हल्की लाल रोशनी आ रही थी और कुछ मंत्रों की आवाजें। महेश जी धीरे से खिड़की के पास पहुंचे और अंदर झांका। जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनका खून सूख गया। अंदर वही बूढ़ा तांत्रिक बैठा था। उसके सामने हवन जल रहा था और उसके बीचों बीच रखी थी स्नेहा की तस्वीर। तस्वीर पर लाल सिंदूर लगा हुआ था। उसके चारों तरफ धागे लिपटे हुए थे और सामने बैठा था रोहित। अब बहुत देर हो चुकी है। वशीकरण पूरी तरह प्रभाव दिखाने लगा है। वो अब बदलने लगी है बाबा। वो मुझे महसूस करती है, वो मेरे बारे में सोचती है। तांत्रिक मुस्कुराया। क्योंकि अब उसका मन धीरे धीरे तेरे वश में जा रहा है। महेश जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अब सब समझ आ चुका था। स्नेहा के साथ जो हो रहा था वो बीमारी नहीं थी, वो किसी की चाल थी और वो कोई बाहर वाला नहीं, उनका अपना बेटा था। अगली सुबह घर में तूफान आ गया। महेश जी ने पूरे परिवार को बुलाया। कमला, करण, स्नेहा और रोहित सब सामने बैठे थे। रोहित अभी भी अनजान बना हुआ था। तभी महेश जी ने वो लकड़ी का बक्सा सबके सामने रख दिया और उसके अंदर से निकली स्नेहा की तस्वीर, बाल, धागे और राख। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये सब क्या है रोहित? रोहित का चेहरा पीला पड़ गया। महेश, मैं कल रात सब देख चुका हूं, अब झूठ मत बोलना। कुछ सेकंड तक रोहित चुप बैठा रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कोशिश की थी खुद को रोकने की, बहुत कोशिश की थी, लेकिन जिस दिन मैंने स्नेहा को पहली बार देखा उसी दिन मैं हार गया था। कमरे में बैठे सभी लोग स्तब्ध थे। मैं जानता था वो भैया की होने वाली पत्नी है, लेकिन मैं उसे भूल नहीं पाया। मैं उसे चाहता था और धीरे धीरे ये चाहत जुनून बन गई। स्नेहा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसे अब समझ आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। करण का दिल टूट चुका था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अपना छोटा भाई ऐसा कुछ कर सकता है। अगर तू मुझसे कह देता तो शायद मैं तुझे समझ लेता, लेकिन तूने मेरी पत्नी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तूने हमारे रिश्ते को जहर बना दिया। रोहित सिर झुकाकर रोता रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसी दिन महेश जी रोहित को लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक पहले से सब समझ चुका था। अब पछता रहे हो? जो भी करना पड़े करो, बस उसे इस असर से मुक्त कर दो। कई घंटों तक पूजा चली। मंत्र पढ़े गए, सामग्री अग्नि में डाली गई और आखिरकार तांत्रिक ने सारी वशीकरण सामग्री जला दी। अब उसका असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन हर कीमत सिर्फ पैसे से नहीं चुकाई जाती। कुछ कीमतें रिश्ते चुकाते हैं। कुछ महीने बाद स्नेहा सामान्य होने लगी। उसकी बेचैनी खत्म हो गई। वो फिर पहले जैसी हो गई, लेकिन घर पहले जैसा नहीं हो पाया। करण और रोहित के बीच वो रिश्ता कभी वापस नहीं लौटा। महेश जी की आंखों का भरोसा टूट चुका था और रोहित, वो आज भी उस गलती का बोझ ढो रहा था, क्योंकि उसे देर से समझ आया था कि वशीकरण से किसी का प्यार नहीं जीता जा सकता। उससे सिर्फ उसका मन कैद किया जा सकता है। दोस्तों, कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई तांत्रिक नहीं, कोई आत्मा नहीं, बल्कि उसका अपना जुनून होता है। और जब जुनून सीमा पार कर जाए तो वो प्यार नहीं रहता, विनाश बन जाता है।